अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस सीरीज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे मोज़ले लॉ क्या है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर में फ़र्क क्या है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और इसके साथ साथ एक बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है आपके लिए। हमारे सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और बड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। स्टूडेंट्स, आइए पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा जो शॉर्ट के लिए आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट, वो क्या है, व्हाट इज मोज़ले लॉ। स्टूडेंट, मोज़ले एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक्सरेज को डिस्कवर किया। तकरीबन 40 के करीब एलिमेंट्स इसने यूज किए। हुआ क्या कि इसने बेसिकली टारगेट के तौर पर मेटल्स को यूज किया। लाइक ये मेरे पास एक एलिमेंट है, कोई भी मेटल है, जैसे मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास ये कॉपर है, एटॉमिक नंबर 29 है, और ये मेरे पास जिंक है और इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 30 है। क्या ऑब्जर्व करता है ये इसने कैथोड रेज को फॉल कराया कॉपर पर। जब कैथोड रेज कॉपर पर फॉल करती हैं तो यहां से कुछ रेज एमिट होती हैं जिनको एक्स रे का नाम दिया गया। यकीनन जब हम कैथोड रेज को फॉल कराएंगे जिंक पर तो यहां से भी क्या एमिट होगा, यहां से भी एक्स रेज एमिट होंगी। अब हुआ क्या, इसने इन एक्स रेज को और इन एक्स रेज का मुतालिया किया और देखा कि क्या दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट यहां यूज हो रहे हैं, एक जिंक है और एक कॉपर है, एक का एटॉमिक नंबर 29 है और एक का एटॉमिक नंबर 30 है। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्या देखता है, ये देखता है कि जिस एलिमेंट का, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रे, यानी इस एक्स रे की फ्रीक्वेंसी जो यहां से एमिट हो रही है, वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर। यानी इसका मतलब है जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, लाइक जिंक का 30 है, कॉपर का 29 है, तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उस एलिमेंट में से निकलने वाली एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी है यकीनन वो भी ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, आइए अब इस लॉ को मैं आपके सामने एक दफा रीड आउट कर देता हूं ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई हो जाए, आसानी से समझ आ जाए। आप जरा तवज्जो फरमाइए। इट वाज फाउंड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। तो ये जी जो है एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है। सो ये हमारे पास हमारा सेकंड चैप्टर का पहला बड़ा अहम सवाल शॉर्ट के लिए आपको आ सकता है, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है कि मोज़ले लॉ को फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताता है किसके साथ। यकीनन वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यकीनन जी के साथ रिलेट करता है, दैट इज द प्रोटॉन नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोटॉन नंबर, या आप इसे ये कह लीजिए, यूं कह लीजिए कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर जैसे आप सब जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जी। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास आप जानते हैं कार्बन का जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है, न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है, तो कार्बन का फिर एटॉमिक नंबर क्या हुआ, यकीनन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन अगर आप देख लें, नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन की तादाद 7 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 7 है, तो नाइट्रोजन का फिर एटॉमिक नंबर क्या हुआ, यकीनन स्टूडेंट 7 हुआ। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं यकीनन वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको पता है डिफरेंस आ जाता है, अक्सर हमारे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। स्टूडेंट, मास नंबर क्या है,
द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी ये दो चीजों का सम है। कौन कौन सी दो चीजों का? प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर हम मिलाएंगे, एडअप करेंगे, तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज अ मास नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। दो एलिमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन। मैंने बताया कार्बन में प्रोटॉन 6 हैं, कार्बन में न्यूट्रॉन भी 6 हैं, तो इसका मतलब है अगर कार्बन का मुझे मास नंबर लेना होगा तो मैं दो चीजों को सम कर लूंगा। 6 प्रोटॉन है जबकि 6 ही न्यूट्रॉन है, तो मेरे पास कार्बन का जो मास नंबर बनता है वो 12। और आपको पता है मास नंबर को हम टॉप राइट को जो है वो कॉर्नर पर लिखते हैं, और अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर हम नोट डाउन कर रहे होते हैं। और नाइट्रोजन का अगर आप देखें, नाइट्रोजन के पास आपको पता है प्रोटॉन 7 हैं, न्यूट्रॉन भी 7 हैं, तो नाइट्रोजन का जो मास नंबर बनता है वो 14 है और एटॉमिक नंबर आपको पता है 7 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंसेस हैं, और ये सिंबल लाजमी याद रखिएगा, ये स्टूडेंट एमसीक्यूज के लिए लाजमी आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये याद होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर है ना, इसको मास नंबर है ना, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो आपको पता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा मास एटॉमिक नंबर है, जैसे अभी आपने देखा, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बात को लेके बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाउ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर एक्चुअली रिलेटेड विद ईच अदर। स्टूडेंट ये फॉर्मूला ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स यहाँ से हम हल कर सकते हैं। देखिए ये मास नंबर है और ये दो चीजों का सम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे अभी हमने निकाला, अभी हमने कैलकुलेट किया। देखिए स्टूडेंट इस फॉर्मूला को यूज करते हुए मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके सामने एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब है Z13 है, और मास नंबर 27 है, इसका मतलब है A27 है। फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 13 इधर प्लस है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो क्या ख्याल है फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद क्या आ जाएगी? यकीनन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये बड़ा सिंपल सा सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं, और उसको जो है फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू Z प्लस N। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा ही एक और अहम पॉइंट हमारे सामने आ गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल आपको याद हो गए, कितने हैं जनाब? 3 हैं। कौन कौन से सर? इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। इट्स मीन वी हैव टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दीज 3 पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जी स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जा रहा हूं। ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो पोल हैं, एक पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, और ये स्क्रीन है जिसके ऊपर हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्शन होकर पता चलता रहेगा कि कोई बीम स्ट्रेट पाथ में गई है या वो बेंड हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो आइए पहले क्या ख्याल है, न्यूट्रॉन को पास कर लें। तो ये देखिए स्टूडेंट, न्यूट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। पॉइंट नंबर 1 देखिए, न्यूट्रॉन विल नॉट डिफ्लेक्टेड बट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई? बिकॉज़ दे हैव नो चार्ज, दे हैव नो अफिनिटी, नो अट्रैक्शन। उनको ना पॉजिटिव की तरफ बेंट होना है, ना ही नेगेटिव की तरफ बेंट होना है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन है द नेगेटिव चार्ज। सो व्हाट दे विल डू? They will bend toward the positive end. They will bend towards the anode. ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, being negatively charged, are deflected towards the positive plate to a greater extent. और इसी तरह आप अगर प्रोटॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन को हम ब्लू कलर में शो कर लेते हैं ताकि आपको जरा समझने में तीनों कलर्स डिफरेंट हो जाएंगे। आप देखिए हमारे पास जब प्रोटॉन पास हैं तो प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन क्या करेंगे? यकीनन दे विल बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, दे विल बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इसी तरह आपने देखा इलेक्ट्रॉन दे आर बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और जो न्यूट्रॉन है दे आर न्यूट्रल एंड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड। तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल
शॉर्ट के तौर पर आपको माइंड में रखना होगा। स्टूडेंट इसी तरह का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमें अक्सर और बेशतर ये पेपर में आ सकता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, यानी कोई बीम अपने रास्ते से कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, दो चीजों पर डिपेंड करता है, चार्ज और मास पर। रेडियस भी दो चीजों पर डिपेंड करता है, चार्ज और मास पर। देखिए स्टूडेंट, बात ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, आपने कहा जी मुराद क्या है, हमें पहले ये समझाएं। देखिए स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्क्रीन है, ये एक रे आ रही है, बीम आ रही है, ये आपको मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं, आप गौर फरमाइएगा। ये एक बीम आ रही है हमारे पास, मैं बीम का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको मजीद इसमें क्लैरिटी हो जाए। ये रेड कलर की एक बीम आ रही है, ये आप देख रहे हैं आप, ये एक बीम आ रही है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। अब यहां पर पॉजिटिव एंड है, यहां पर नेगेटिव एंड है। अब आप गौर कीजिएगा, अब ये बीम अगर ये डिफ्लेक्ट होती है, ये बीम ये भी डिफ्लेक्ट हो सकती है, ये बीम की डिफ्लेक्शन इतनी भी हो सकती है। अब ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है। वो कहता है जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द चार्ज एंड मास, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है स्टूडेंट्स, मास के। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक टेबल रखना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का मास आपके सामने बहुत कम है, 5.4858 10⁻⁻⁵। न्यूट्रॉन का मास आपको पता है सबसे ज्यादा है, अल्टीमेटली 1.0087, और प्रोटॉन का मास थोड़ा सा उससे कम है, 1.0। इसका मतलब है लाइटर पार्टिकल कौन है सबसे, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मानी ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को पास करोगे ना यहाँ पे, तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन को पास करोगे तो फिर न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा है। जब न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा है तो फिर उसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी लेस, दैट विल बी स्मॉल। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो मास है, जितना हैवी मास है किसी पार्टिकल का, उसका ये आप देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही, ये आप देख रहे हैं कम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है मास पर और चार्ज पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हमसे पूछा जा सकता है। और ये टेबल आपके सामने है, इस टेबल में आपके सामने ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आप देख रहे हैं प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज +1 है और यहाँ पर उसका चार्ज जो है वो 1.6022 10⁻⁻19 है। दोनों सूरतों में हमें ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए ताकि हम इसको जो है वो शॉर्ट एमसीक्यूज के तौर पर मेमोराइज कर सकें। न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल हैं, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपके सामने है। ये दोनों चार्जेस एक जैसे ही हैं, लेकिन एक में साइन पॉजिटिव है आप देख सकते हैं और एक में साइन नेगेटिव है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास एमसीक्यूज के लिए टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आगे नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप अपनी पेज पेंसिल कॉपीज निकालें और इसको नोट डाउन कर लें अपने पास, ताकि ये आपको जो है वो आपको मेमोराइज हो जाए। मैं डायग्राम्स की मदद से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास अक्सर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि ये बताइए कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में और एमिशन में फर्क क्या है। स्टूडेंट पहले मैं आपको एटॉमिक एमिशन से बात को आगाज करता हूँ। एटॉमिक एमिशन क्या है स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा, आप तो जो कीजिएगा। स्टूडेंट मेरे पास एक सैंपल है, ये एक एलिमेंट गैसियस सैंपल है, कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन का, हीलियम का, किसी भी एलिमेंट का गैसियस सैंपल है। यहाँ मैंने सैंपल रखा है और मैं उस सैंपल को क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसे हीट करूंगा या इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फॉल करवा सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर सकता हूँ, दो काम है, कोई एक कर सकता हूँ। तो क्या होता है, इस सैंपल को जब मैं हीट करता हूँ या इलेक्ट्रिसिटी फॉल करवाता हूँ तो इस सैंपल में से मुख्तलिफ रेडिएशन एमिट होती हैं। क्या होती हैं? रेडिएशन एमिट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
जो स्पेक्ट्रम मैं ऑब्जर्व करूंगा वो एमिटेड रेडिएशन का होगा जो सैंपल में से निकली हैं। मैं इन्हें फॉल करवा दूंगा डिटेक्टर पर, और डिटेक्टर स्क्रीन के ऊपर जो है कंप्यूटर स्क्रीन जैसे है वहां पे मुझे स्पेक्ट्रा शो कर देगा। अब याद रखिए, जब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा होगा स्टूडेंट्स, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा जब होगा तो आपको रंग बिरंगी कलर्ड लाइंस हासिल होंगी। कलर्ड लाइंस होंगी, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू। हर एलिमेंट मुख्तलिफ रंगों की लाइट एमिट करता है, मुख्तलिफ तादाद में लाइट एमिट करता है। कुछ 5 लाइनें, किसी में 2 लाइनें, किसी में 10 लाइनें भी बन सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा आप पढ़ते हैं तो इसमें आप उस एलिमेंट का स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे होंगे जिसमें से रेडिएशन एमिट हो रही हैं, जिसमें से रेडिएशन निकल रही हैं आप जब सैंपल को आपने हीट किया। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माइंड में रखना आपने कि द लाइंस आर ब्राइट एंड द बैकग्राउंड विल बी डार्क। कौन से स्पेक्ट्रा में? एटॉमिक एमिशन में। जबकि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन की जब आप बात करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, इसकी भी हम डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसके अंदर भी एक सैंपल लेना है और उस सैंपल के ऊपर आपने बहुत सारी रेडिएशंस फॉल करवानी हैं। अब ये रेडिएशन जो आपने फॉल करवाई हैं, इनमें से बहुत सारी रेडिएशंस यहाँ सैंपल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी। सिर्फ चंद रेडिएशन इसमें से एमिट होंगी। इसका मतलब है जो ये रेडिएशन डिटेक्टर पर जाएगी, ये डिटेक्टर पर फॉल करेगी, वो हमें उनका स्पेक्ट्रा देगा, उन रेडिएशन का स्पेक्ट्रा बताएगा जो अब्जॉर्ब हो गई हैं सैंपल के अंदर। बात समझ रहे हैं? सपोज अब यहां आपने हाइड्रोजन लिया है, पहले भी आपने हाइड्रोजन लिया था, अब भी आपको लाइंस कितनी मिली? 1 2 3 और 4, यानी अब भी 4 लाइंस मिल रही हैं आपको। पहले भी 4 लाइंस मिल रही थी, लेकिन फर्क क्या है स्टूडेंट्स? आप गौर कीजिए, फर्क ये है 1 2 3 4, आप ये देख रहे हैं हमारे पास, यहां भी आप गौर कीजिए, यहां भी 4 लाइंस हैं। लेकिन क्या फर्क क्या है स्टूडेंट्स? फर्क ये है कि ये डार्क लाइन है, आप देखिए डार्क लाइन है चारों, लेकिन ये चारों क्या हैं? ब्राइट लाइन है। इसका मतलब है अगर आप एक ही एटम लेते हैं उसका एटॉमिक एमिशन भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। दोनों में फर्क क्या है? एक में हम लेते हैं एमिटेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रा, उसमें ब्राइट लाइंस हासिल होती हैं। एक में हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेते हैं, उसमें डार्क लाइंस होती हैं और उसमें उन रेडिएशन का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया जाता है जो कि ऑब्जॉर्ब हो गई सैंपल के अंदर। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने वाली कि जो एब्जॉर्प्शन है उसकी जो बैकग्राउंड होगी वो ब्राइट होगी, लेकिन लाइंस डार्क होगी। लाइंस डार्क क्यों है? क्योंकि इस वेवलेंथ की रेडिएशन ऑब्जॉर्ब हो गई, जबकि एमिशन के अंदर लाइंस ब्राइट होंगी। ब्राइट क्यों है? क्योंकि इस वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हुई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, एक डायग्राम आपको दिखानी है, शेयर करनी है, और एक सवाल भी इस रिलेटेड। गौर कीजिए, आपको कुछ एलिमेंट का स्पेक्ट्रा दिखा रहे हैं हम, हाइड्रोजन, हीलियम, और इसी तरह आप देखिए नियॉन, आपके सामने सोडियम और मरकरी, इन तमाम एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रा आपके सामने हमने शो किया है। आप अगर गौर करें, सब का स्पेक्ट्रा, लाइंस का कलर, लाइंस की तादाद, लाइंस के अंदर जो गैप है वो डिफरेंट है। स्टूडेंट याद रखिए, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक है, इसी तरह हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रा भी यूनिक है। किसी 2 एलिमेंट का स्पेक्ट्रा हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सिमिलर नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टूडेंट्स हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, हर एलिमेंट के अंदर एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, हर एलिमेंट से जो एमिट होने वाली रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी अब्जॉर्प्शन डिफरेंट है। इसलिए हम ये कह सकते हैं एवरी एलिमेंट
एज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। और ये डायग्राम से भी ये नुमाया है, वाजे है कि कोई भी एटम ऐसा नहीं है हमारे पीरियोडिक टेबल में जिन 2-3 एटम का स्पेक्ट्रा एक जैसा हो। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक से डिस्कस करेंगे हम उसे। आज के लेक्चर तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।